हेलो, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो इसके पहले हम लोगों ने वर्कआउट करवाई थी। और फिर आप लोग उसके कुछ रिलेशंस के बाद फिर हम लोग देखेंगे दैट इज से सुडो ऑर्डर रिएक्शन। सुडो ऑर्डर के बाद नेक्स्ट कंसिडर दैट इज कॉल्ड एज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर कैटालिस्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट और कैटालिस्ट के एक्चुअली टर्म्स क्या हो गए उसको थोड़ा सा क्लियर करवाते हैं। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। उसके बाद फिर हम लोग कोलिजन थ्योरी वगैरह पे जाएंगे। तो उसके पहले अगर आप बोलोगे सर व्हाट इज सेड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोले बहुत बार हो गया सर, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में कंपैरिजन हो गया, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सभी एनालिसिस हम लोग जहाँ तक होने की कोशिश करें हम लोग करने की कोशिश की। अभी आप बोलोगे सर अब क्या बचा हुआ है, तो अभी एक सादा सा टर्म, कुछ प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए होंगे, आपके साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए कि सर एक टर्म आता है रेडियो एक्टिविटी, क्या होता मुझे भी पता नहीं, और उसके बाद उसमें लिखे है कि कुछ प्रॉब्लम दिए रेडियो एक्टिविटी के। तो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी टर्म्स वैसे भी 11th में आता है, तो वो रेडियो एक्टिविटी जैसे मोल कंसेप्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो रेडियो एक्टिविटी के टर्म्स अगर आते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ रेडिएशंस, दैट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरी होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होगा सर, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस इज ऑलरेडी अनस्टेबल एंड दैट में इमिट द रेडिएशन से व्हाट अल्फा बीटा गामा टाइप रेडिएशंस, and that is said to be the process continue till it attain the stability. This is say natural radioactivity. तो ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बारे में कहीं लिखा हो तो दैट इज सेड टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बाद एक और टर्म आता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, artificial radioactivity, that is also called as induced radioactivity। क्या लिखेंगे, induced radioactivity। अब आप बोलोगे सर induced radioactivity क्या होगी, तो कभी कभी ऐसे होता है कि नेचुरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो इमिट करता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन करता है, लेकिन अगर वो न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली इमिट करते वक्त वो जनरली स्टेबल है, बट वी हैव टू रिक्वायर द इमिशन फ्रॉम दैट स्टेबल न्यूक्लियस एंड फॉर दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अनस्टेबल। उसको हम लोग अनस्टेबल बनाना पड़ता है। तो उस अनस्टेबल बनाने के लिए वी जस्ट रिक्वायर्ड अ प्रोजेक्टाइल इज सेड टू बी अ बुलेट लाइक पार्टिकल, दैट इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, that is said to be the particle we required, and that particle when bombarded on the nucleus gets converted into a recoil। तो उस वक्त अगर आप बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट विच वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अनस्टेबल, तो ये दो लोग लगेंगे, एक प्रोजेक्टाइल है और एक टारगेट लगेगा, तो ये दो लोगों पे और इमिशन डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से दैट इज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर कहीं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के अनुसार अगर प्रॉब्लम पेपर में आते हैं तो समझ लेना एक बात होगा, फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन सब यूज करवा के आप वो चला सकते हो और प्रॉब्लम को वर्क करवा सकते हो। प्रॉब्लम क्लियर, चलो ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट वन इज से वी हैव सेड टू बी द एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, AT इक्वल टू A0 अपॉन 2 टू द पावर n। बोलेगे सर एक्सप्रेशन दिया था, क्या होता है इसका मतलब, तो AT इज सेड टू बी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल अमाउंट। A0 is said to be initial concentration or initial amount, and N is said to be number of half lives। ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज करवाते हैं दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन भी हम लोग यूज करते हैं। इस एक्सप्रेशन का फायदा इतना है कि अगर आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम अगर पता हो गया आपको और आपको फाइनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। थोड़े समय के लिए समझो हमारे पास इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो है 100 यूनिट्स, दैट इज सेड टू बी 100 मोल ऑफ सब्सटेंस वी हैव, एंड दैट 100 मोल ऑफ सब्सटेंस एज वी हैव, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ half lifetime is equal to n, दोनों फाइनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड आउट। बोले कैसे सर, समझो इनिशियल अमाउंट हमारे पास है और फाइनल अमाउंट ऑफ 25 हो गया, मतलब इनिशियली कितना था 100 था,
फाइनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है 25 है, और उसके बाद नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम इस कन्वर्शन के लिए क्या लगे, ये अगर निकालना हो तो ये देखो थोड़ा फार्मूले से कैसे निकालेंगे। 2 to the power n इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 25, 100 by 25 is 4 means 2 to the power 2, तो 2 to the power n is 2 to the power 2 means n equal to 2, n equal to क्या होगा 2 होगा, and n equal to 2 means what, that is number of half life time 2 is required। फॉर्मूला समझे, फॉर्मूला ऐसे है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन AT इक्वल टू A0 अपॉन 2 to the power n, हियर AT की वैल्यू अगर 25 है और A0 की वैल्यू अगर 100 है, मतलब इनिशियली आपने 100 यूनिट लिए थे किसी सब्सटेंस के और फाइनली वो 25 बचे और किसी ने पूछा कि व्हाट अबाउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट, तो इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। कैसे निकालोगे, 2 to the power n इक्वल टू 100 by 25 मीन्स 4 एंड दैट इज 4 मीन्स 2 to the power 2 मीन्स n इक्वल टू 2, दो हाफ लाइफ टाइम लगेगा सर। मतलब 100 से अगर हम लोग 25 तक आ रहे हैं तो कितने हाफ लाइफ टाइम लगेंगे, दो हाफ लाइफ टाइम लगेगा। अगर एक हाफ लाइफ टाइम 20 मिनट का होता है तो दो हाफ लाइफ टाइम 40 मिनट के हो गए। नहीं समझा सर, सुनो, इनिशियली 100 यूनिट्स है हमारे पास, t इज सेड टू बी हाफ लाइफ टाइम, तो एक हाफ लाइफ टाइम के बाद 100 का कितना होगा, 50 होगा, और फिर अगर आप बोलोगे सर दूसरा हाफ लाइफ टाइम होगा उस वक्त 50 का कितना होगा, 25 होगा। समझ गए ना, हाफ लाइफ टाइम रिमेन कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर आप बोलोगे सर 100 से 25 तक आना हो तो आपको दो हाफ लाइफ टाइम लगेंगे, मतलब दैट इज n इक्वल टू 2 वी रिक्वायर्ड। तो इसी तरीके से generally number of half life time and that is said to be the amount of substance remain, just we have to relate by using this formula एक बार यहाँ लिख के रखता हूँ, AT इक्वल टू वॉट A0 अपॉन 2 to the power n। कंसिडर करो n इक्वल टू 1 अगर होगा तो उस वक्त आप बोलोगे सर एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द वैल्यू, दैट इज AT इक्वल टू A0 अपॉन 2 to the power 1 मीन्स व्हाट, दैट इज क्या होगा सब्सटेंस, as n equal to 1 then AT equal to A0 by 2, A0 by 2 means 50% सब्सटेंस कम हो जाएगा। कितना सब्सटेंस कम होगा, 50% सब्सटेंस। अगर आप बोलोगे सर n इक्वल टू 2 हो तो AT इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 2 to the power 2 means what we can say, that is A0 डिवाइड बाय 4 means what, that is say A0 by 4 means 25% सब्सटेंस रिमेन 25% है, मतलब डीके कितना होगा, डीके लिखता हूं मैं 50% सब्सटेंस, A0 by 2 मतलब हाफ A0 इनिशियल अमाउंट का आधा, 50% सब्सटेंस रिमेन है, मतलब डीके कितना हुआ 50%। समझ गए ना मैं क्या बोलता हूँ, AT इक्वल टू A0 by 2, A0 by 2 इज हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट, मतलब 50% सब्सटेंस रिमेन, तो डीके कितना हुआ 50%। AT इक्वल टू A0 अपॉन 2 to the power 2 से दो हाफ लाइफ टाइम हुए तो फिर क्या होगा, A0 by 4 मतलब 0.25 A0 और A0 by 4 मतलब 25% रिमेन, मतलब 75% डीके। अगर आप बोलोगे सर n इक्वल टू 3 हाफ लाइफ टाइम हो गए तो क्या होगा, AT इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 2 to the power 3 इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 12.5 मीन्स व्हाट वी कैन से द सब्सटेंस डिकेड इक्वल टू 87.5% सब्सटेंस डिकेड। इसी तरीके से n इक्वल टू 10 मतलब AT इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 2 to the power 10 इक्वल टू व्हाट, द वैल्यू 99.9% सब्सटेंस डीके होगा। पिछले पेपर में ये भी सवाल आएगा कि जनरली नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम इतने हो गए तो फिर सब्सटेंस कितना बचे रहेगा, तो ये थोड़ा सा फार्मूला आप याद करें कि अगर आप बोलोगे सर एक हाफ लाइफ टाइम इज 30 डेज एंड आफ्टर 30 डेज व्हाट अबाउट द सब्सटेंस डिकेड, तो बोलेंगे सर 50%, as 2 हाफ लाइफ टाइम्स आर देयर, मतलब 40 इज सेड टू बी हाफ लाइफ टाइम, आफ्टर 80 के बाद कितना होगा, तो फिर आप बोलोगे सर दो हाफ लाइफ टाइम हो गए, मतलब सब्सटेंस 25% बचेगा, 75% लॉस होगा। मतलब ये टी हाफ, मतलब ये जो समय है हमारा हाफ लाइफ टाइम, तो अगर आप बोलोगे सर 25% अगर बच रहा तो उस समय को हम लोग क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टर लाइफ। जनरली आप बोलोगे सर दिस इज हाफ लाइफ टाइम, इसमें आधा बचता है, आधा कम हो जाता है। इसमें कितना कम हो जाता है, एक बार देखो 3/4 कम हो जाता है, मतलब दिस इज टी हाफ। तो यहाँ T3/4 70% टाइम अगर बोलोगे तो ये भी आप वैसे कर, दो हाफ लाइफ टाइम, मतलब एक्चुअली क्या होगा T3/4 मतलब 2 टी हाफ, ये भी थोड़ा ध्यान रखना।
मतलब जनरली आप बोलोगे सर T3/4 इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू व्हाट, जनरली आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, 2 हाफ लाइफ टाइम। तो जनरली इस प्रकार से अगर आप बोलेगे T जनरली कितना होगा, दैट इज 87.5, मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 हाफ। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि 87% अगर कम होता है तो 3 हाफ लाइफ टाइम। अगर आप बोलोगे सर 25% अगर सब्सटेंस क्या होता है बचता है, 75% सब्सटेंस अगर कम हो रहा था एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड एज T3/4। तो ये छोटे मोटे रिलेशंस आपके पेपर में आएंगे और उस वक्त आप बोलोगे सर एक्सप्रेशन के डेरिवेशन हमारे बुक में नहीं है तो फिर क्या करें। तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो फार्मूला लिखा AT = A0/2 इस फार्मूले को थोड़ा एक बार समझे। एक्चुअली इसमें 80 फाइनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, A0 इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, N इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ठीक है ना। जनरली N की वैल्यू 1 हो तो फिर आप बोलोगे सर सब्सटेंस इज व्हाट, फाइनली सब्सटेंस रिमेन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 50%, मतलब 50% सब्सटेंस डीके होगा। अगर 2 हाफ लाइफ टाइम हो गए तो फिर आप बोलोगे सर सब्सटेंस 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद 25% रिमेन मींस 75% सब्सटेंस डीके, 75% सब्सटेंस क्या होगा, डीके होगा। 70% सब्सटेंस को डीके होना है, मतलब T3/4, मतलब व्हाट इज कॉल्ड एज 3/4 सब्सटेंस डीके हो रहा है। 3/4 सब्सटेंस डीके होने के लिए कितने हाफ लाइफ टाइम लगे, तो आप बोलोगे 2 हाफ लाइफ टाइम लगेंगे। अगर आपका सब्सटेंस 87.5% डीके होता है तो कितने हाफ लाइफ टाइम लगेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 हाफ लाइफ टाइम्स आर रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लियर करें कि हाउ मेनी हाफ लाइफ टाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर सच अ डिसइंटीग्रेशन। एक बात और ध्यान रखना कि 10 हाफ लाइफ टाइम्स आर देयर एट द सेम टाइम, आपका सब्सटेंस 99.9% डीके होगा। तो ये सब फार्मूले को आप थोड़ा सा क्लियर करें। ये फार्मूला हमारे पास है, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी क्या होगी, तो रेडियो एक्टिविटी इज सेड टू बी अ प्रोसेस ऑफ इमिशन। ये कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। एक्चुअली नेचुरल और आर्टिफिशियल में फर्स्ट ऑर्डर गिनती कहाँ पे किसकी आएगी, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट से इंड्यूस रेडियोएक्टिविटी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी सेकंड ऑर्डर में गिनी जाएगी, ठीक है। ये 2 एक्सप्रेशंस को कंसीडर करने के बाद एक टर्म आता है सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सुडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सुडो ऑर्डर मीन्स एज पर द कंसेप्ट व्हाट वी कैन से दैट इज रिएक्शन इज ऑफ हायर ऑर्डर, रिएक्शन हायर ऑर्डर की है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दे मे जस्ट प्रैक्टिकली बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड एज सुडो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम लोग इस रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज सेड टू बी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जनरली सॉल्ट हमारे पास है CaCO3 and that CaCO3 when treated with water at the same time, what we can say CaCO3 gets converted into CaOH2 plus H2CO3 and for that the amount of water is required, that is 2H2। तो अब आप बोलोगे सर जनरली इस रिएक्शन को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे HOH जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल आप कंसीडर करें, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर बोलोगे तो आप बोलोगे सर एज वी कैन से दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज CaCO3 treated with H2O, 1 mole of CaCO3 required 2 mole of H2O, means as per the rate expression R equal to K, CaCO3 concentration H2O concentration power 2। अगर हम लोग नेट रिएक्शन इसी प्रकार की रिएक्शन हो रही है, अगर मैंने पूछा कि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन तो उसमें क्या क्या लगेगा, बोले जो हाइड्रोलाइज होगा वो लगेगा और जो हाइड्रोलाइज कराएगा वो लगेगा। अगर आप नेट रिएक्शन के अनुसार देखेंगे तो 1 मोल CaCO3 को 2 मोल H2O लगेंगे एंड दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बट प्रैक्टिकली जब इस रिएक्शन को एनालाइज करोगे तो व्हाट वी कैन से वी ऑब्जर्व दैट द वाटर शुड बी टेकन इन लार्ज एक्सेस। या वाटर कैसे लगेगा, एक्सेस ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो फिर एक्सेस वाटर अगर लगता है तो एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी जस्ट टेक वाटर इन लार्ज एक्सेस, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यूटिलाइज वाटर एंड रिमेनिंग वाटर एज वी कंसिडर। तो यूटिलाइज वाटर एंड रिमेनिंग वाटर इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व सेम टू दैट ऑफ इनिशियल वन। आप समझे, जनरली जब आपने वाटर को एक्सेस लिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बिकॉज वी रिक्वायर्ड अ डिसोसिएटेड CaCO3 और CaCO3 का डिसोसिएटेड फॉर्म अगर हम लोग चाहते हैं Ca2 पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव, फॉर दैट वी जस्ट रिक्वायर्ड द डिसॉल्व्ड CaCO3। CaCO3 डिसॉल्व लगेगा और CaCO3 अगर डिसॉल्व लगता है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए वाटर एक्सेस लगेगा। वाटर अगर हम लोग एक्सेस लेते हैं तो फिर एक्सेस वाटर में CaCO3 डिसॉल्व होगा, लेकिन जब वो डिसोसिएट होने के बाद रिएक्ट होगा तो एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से 1 mole of CaCO3 treated with 2 mole of water।
तो प्रैक्टिकली आपने एक्सेस वाटर लिया, लेकिन जब एंड में जब रिएक्शन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेक करोगे तो उस एक्सेस वाटर में से कुछ 2 मोल यूज होगा, मतलब व्हाट वी कैन से प्रैक्टिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन एज इट इज। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एक्टिव मास। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, विच इज सेड टू बी द एक्टिव मास, दोज हु चेंज। तो प्रैक्टिकली जो बदल ही नहीं रहा, आप बोलोगे वाटर रिमेन कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, बट कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे एनालिसिस के बाद, जब वो लोग पूरी रिएक्शन एनालिसिस होगी और तब देखेंगे, तब लिखोगे आर इक्वल टू के CaCO3 कॉन्सेंट्रेशन से। अब देखो, जब हम लोग रिएक्शन को देखें और रिएक्शन को नेट इक्वेशन के अनुसार एनालिसिस करें, तो आप बोलोगे सर दिस इज रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर। और प्रैक्टिकली जब एनालाइज करें, एज दिस वाटर वी कंसिडर इन लार्ज एक्सेस, टेकन इन लार्ज एक्सेस, प्रैक्टिकली इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन एज इट इज। दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन CaCO3 कॉन्सेंट्रेशन। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन इस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार बोला जाए कि हाइड्रोलिसिस डिपेंड्स ऑफ CaCO3 कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रैक्टिकली आप बोलोगे सर ठीक है, जब एनालिसिस के बाद आप बताओगे इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। लेकिन किसी को अगर पूछा कि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो आप ये बताओगे CaCO3 पे डिपेंड करती है, उसमें वाटर का कोई रोल नहीं है। तो क्या आप ऐसे कर सकोगे? लेकिन किसी को समझाना है तो फिर आप बताना पड़ेगा, एक बात देखो कि CaCO3 वाटर के साथ रिएक्ट होगा, फिर वो फॉर्म करेगा CaH2 प्लस व्हाट, दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये हुआ हाइड्रोलिसिस। इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है और दूसरा वाटर है। इसमें एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन CaCO3 एंड वाटर। इस रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड ऑर्डर होगा। लेकिन जब आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखोगा तो पता चलेगा कि जो वाटर मैंने 2 मोल लिया है वो कोई काम का नहीं, वी जस्ट रिक्वायर्ड वाटर इन लार्ज एक्सेस। वाटर बहुत लेना पड़ेगा, और जब वाटर बहुत ज्यादा लेते हो, क्यों? फॉर डिसोसिएशन। For to react with them, first of all CaCO3 should dissolve, and for dissolving it which required water in large excess. Then when we take water in large excess, at the end what happens, the CaCO3 dissolved, then it dissociate and then it treated with water, that is only 2 mole. तो जो पानी हम लोगों ने लिया था वो वाटर, जनरली आप बोलोगे सर दैट इज एट द एंड प्रैक्टिकली इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन एज इट इज, means as its concentration remain as it is, that's why rate of reaction depends on that who change। फिर कौन चेंज हुआ? that is CaCO3। फिर हम लोग लिखते हैं। तो इसी प्रकार से अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो थेरोटिकली बोला जाए तो आप बोलेंगे सब हायर ऑर्डर, बट प्रैक्टिकली अंडर सर्टेन कंडीशन में ऑब्जर्व एट अ लोअर ऑर्डर इज सेड टू बी अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस आप सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जनरली आप हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की बात जब करवाते हो, एक बार देखो तो दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज सेड टू बी अ सूडो ऑर्डर्ड रिएक्शन। तो इस प्रकार की ऑर्डर्ड रिएक्शन आप देखें, सूडो ऑर्डर क्या होगा सर? सूडो ऑर्डर मतलब जनरली आप बोलोगे सर दैट इज सेड टू बी सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब अंडर सर्टेन कंडीशन में एक्ट्स एज फर्स्ट ऑर्डर, but as we can say in a normal net reaction we observe that it also depends on the second reactant, because that second reactant is also required for that reaction। ठीक है, तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन के टर्म्स को आप देखें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर चुके थे, ये एक्सप्रेशन जो मैंने बताया था। तो व्हाट अबाउट सूडो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द कंडीशंस? नेक्स्ट एक टर्म आता है, कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, दैट इज सेड टू बी द टर्म कॉल्ड एज कैटालिस्ट। क्या होता है सर? और कैटालिस्ट के बाद एक रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? तो हम लोगों ने जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में एक टर्म पढ़ा था कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट के बारे में अगर बोला जाए तो कैटालिस्ट इज दैट हु अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन है। कैटालिस्ट क्या करता है? तो कैटालिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना? तो फिर अगर आप बोलोगे सर कैटालिस्ट, तो इंटरमीडिएट इज व्हाट? इंटरमीडिएट इज नथिंग बट जनरली दैट इज सेड टू बी अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, व्हिच इज नॉट सेड टू बी अ रिएक्टेंट। वो प्रोडक्ट भी नहीं है, वो रिएक्टेंट भी नहीं है, वो ऐसी स्टेज आ जाती है, एक्टिवेटेड कंडीशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, इज मोर एनर्जेटिक स्टेट व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कैटालिस्ट इज व्हाट? कैटालिस्ट के डेफिनेशन के अनुसार आप बताओगे कैटालिस्ट इज दैट सब्सटेंस which is just used in a chemical reaction to alter the rate of reaction is called as catalyst, either increase or decrease, दोनों करेगा। Reaction intermediate is neither reactant nor product, is said to be a product, is said to be a species, it's said to be a stage which is occur in a chemical reaction, that is
रिएक्शन यूनिट विच इज प्रोड्यूस इन अ मैकेनिज्म। और एक्चुअली आप बोलोगे सर ये जो आपका इंटरमीडिएट है ये आपको नेट रिएक्शन में नहीं दिखेगा, कोई नेट रिएक्शन में हम लोग इंटरमीडिएट नहीं दिखाते। इंटरमीडिएट इज फॉर्म during a mechanism of the reaction. When we just refer actual path followed by the reaction, then we consider the term reaction intermediate. So definition of catalytic: intermediate is neither reactant nor product, which is said to be a species which is just formed at the mechanism stage. बराबर है ना? Generally is said to be more activated stage which is formed during the chemical reaction. उसके बाद अगर आप बोलोगे वो भी मैकेनिज्म में देखी जाए, कैटालिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे। जब आप कैटालिस्ट लेते हो तो कैटालिस्ट आपको एक अल्टरनेटिव पाथ देता है, जो पाथवे जनरली दैट इज मैकेनिज्म टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब कैटालिस्ट इज ऑलवेज यूज टू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव पाथवे। आप पैदल अगर स्टेशन तक जा रहे हैं तो आपको 30 मिनट लग रहे हैं, लेकिन अगर आप एक रिक्शा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये है एक्चुअली अल्टरनेटिव पाथवे कि जिसको में आप बैठ के जाओगे वहीं पे, एक्चुअली जाना है उसी डेस्टिनेशन पे, लेकिन ये जो कैरियर आपने इस्तेमाल किया दैट कैरियर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करवाता है। मतलब कैटालिस्ट प्रोवाइड द अल्टरनेटिव पाथवे दैट इज मैकेनिज्म टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हियर इट अपीयर्स इन द मैकेनिज्म बट नॉट इन अ ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में आपको ये कौन इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होगा, ओवरऑल रिएक्शन में वो कहाँ फॉर्म होगा, दैट इज इन मैकेनिज्म स्टेट में फॉर्म होगा। एक्चुअली आप बोलोगे सर ये एक स्टेज में फॉर्म होने वाली कंडीशंस है, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब ये कोई कैटालिस्ट नहीं है। रिएक्शन इंटरमीडिएट ये फॉर्म होता है कौन सी, मैकेनिज्म स्टेज में। तो एक्चुअली आप बोलोगे कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट फॉर्म नहीं होता है, कैटालिस्ट एक मैकेनिज्म पाथवे को बदल देता है। मतलब दैट इज सेड टू बी कैटालिस्ट प्रोवाइड द अल्टरनेटिव पाथवे। जिस प्रकार से रिएक्शन चल रही है उसी रिएक्शन का पाथवे बदलता है, इक्विलिब्रियम नहीं। आप जाके वही जगह पे पहुंचोगे, प्रोडक्ट वही मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बात देखो जो रेट है रिएक्शन का, स्पीड है, वो बदलने के लिए एक अलग तरीका बताता है कौन, दैट इज कैटालिस्ट। तो ये फॉर्म होता है वो भी मैकेनिज्म में। जनरली आप बोलोगे कैटालिस्ट प्रेजेंट इन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। कैटालिस्ट आप इनिशिएट करने के लिए हम लोग यूज करवाते हैं। कैटालिस्ट इज ऑलवेज इनिशिएट द रिएक्शन। ऐसे आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी थी, हाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा था आपने, वैसे आप डिहाइड्रेशन रिएक्शंस को पढ़े थे। इन प्रकार के रिएक्शन में आप H2SO4 जैसे सब्सटेंस का इस्तेमाल जब करते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड, दैट सल्फ्यूरिक एसिड जनरली एज वी कैन यूज, वी जस्ट वर्क एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन। प्रोटोनेशन वगैरह जब करवाने के लिए H2SO4 यूज करवाते हैं, दैट इज ए कैटालिस्ट which is just involved in a start of the reaction. This is said to be a species which is formed during the reaction. ये रिएक्शन के वक्त फॉर्म होती है, ये आप रिएक्शन के शुरुआती में यूज करवाते हो इनिशिएट करने के लिए। फिर एक लिखा है कैटालिस्ट इज कंज्यूम इन वन स्टेप। एक स्टेप में कंज्यूम होता है, लेकिन आप बोलोगे सर दैट इज कॉल्ड एज कैटालिस्ट इज कंज्यूमिंग वन स्टेप मैकेनिज्म। एक स्टेप मैकेनिज्म में वो कंज्यूम होगा और उसके बाद आप बोलोगे सर दैट इज रीजनरेटेड इन सब्सिक्वेंट स्टेप। सब्सिक्वेंट स्टेट में फॉर्म होगा, आप बोलोगे ना प्रोटोनेशन, देन सेड टू बी व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होगा। फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डीप्रोटोनेशन। तो फिर आप बोलोगे एक स्टेप मैकेनिज्म में वो, मतलब मैकेनिज्म की एक स्टेप में, एक स्टेप मैकेनिज्म दैट इज यूज कंज्यूम, और फिर एक जो स्टेप रहेगी उसमें सब्सिक्वेंट स्टेप में वो रीजनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे सर इंटरमीडिएट इज ऑलवेज फॉर्म इन वन स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इंटरमीडिएट में जो प्रोडक्ट रहेगा वो एक स्टेप रिएक्शन में आपको दिखेगा। जनरली आप बोलोगे विच इज फॉर्म, ये थोड़ा ध्यान रखना, वन स्टेप मैकेनिज्म कैटालिस्ट यूज। और यहाँ पे आप बोलोगे सर दिस इज सेड टू बी वन स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। एक स्टेप मैकेनिज्म, ये कहाँ होगा पता नहीं, एक बार देखो वन स्टेप मैकेनिज्म दैट इज कंज्यूम, शुरुआत होगी उसकी, लेकिन यहाँ ये प्रोडक्ट आपको उसका दिखेगा। मतलब इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन वन ऑफ द स्टेप, थोड़ा ध्यान रखना, वन ऑफ द स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की एक कोई तो स्टेप में इंटरमीडिएट दिखेगा। और उसके बाद फिर आप बोलोगे ओ इंटरमीडिएट इज सेड टू बी अ शॉर्ट लाइव्ड मोर एनर्जेटिक species which is just formed during the chemical reaction, that is just formed and then regenerated back. Generally आप बोलोगे just convert into a product. तो अब आप बोलोगे सर what is that most active state which is formed in one of the step in one step mechanism. तो थोड़ा कैटालिस्ट और इंटरमीडिएट के फॉर्म बताया। कैटालिस्ट इज सेड टू बी अ मटेरियल विच इज यूज फॉर्म। सर कैटालिस्ट इज प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे। एक्चुअली आप बोलोगे सर ये फॉर्म होता है, ये पाथवे बनाता है, और जो मैकेनिज्म में जनरली अल्टरनेटिव पाथवे फॉर्म करता है उसमें ये एक स्टेप में बन जाता है।
उसके बाद आप बोलोगे सर ये प्रोवाइड प्रेजेंट इन इनिशियल स्टेट, तो आप बोलोगे सर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो बताना इतना है, थोड़ा ध्यान रखना, कैटालिस्ट और इंटरमीडिएट है दोनों ऐसे सब्सटेंसेस है जो सब्सटेंसेस में कैटालिस्ट को हम लोग यूज करवाते हैं और रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यही एक छोटा सा पार्ट है, रिएक्टेड इंटरमीडिएट फॉर्म विच इज मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो कैटालिस्ट विच इज एडेड। कैटालिस्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म का पाथवे थोड़ा सा चेंज करवा देता है, ये चेंज नहीं करवाता है एक्चुअली। आप बोलोगे सर विच इज फॉर्म and now after a certain period what happens, they gets converted into something else that is said to be a product। थोड़ा reactant intermediate और catalyst में confuse ना हो तो बेहतर रहेगा, both are the different terms। catalyst क्या करता है सर, तो catalyst is always decrease the activation energy। catalyst क्या करता है, catalyst provide alternative pathway to decrease the activation energy। activation energy क्या करेगा, decrease करवाएगा। Decreasing activation energy means what, that is said to be the term just like this, this is said to be energy of reactant, this is said to be a threshold and this is what we can say catalyst के वजह से activation energy क्या होगी, कम हो जाएगी। इतनी एनर्जी हमें लग रही थी, अब इतनी ही लगेगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी, कम कर दी, इसके वजह से समय लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, क्या लगेगा, दैट इज लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करवा देगा। उसके बाद आप बोलोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में आप क्या बताओगे सर, कि कैटालिस्ट का रोल फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या रहेगा, डजंट अफेक्ट द रिलेटिव रेट, बराबर है ना, डजंट अफेक्ट द रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली आप बोलोगे कांट अफेक्ट दी व्हाट इज दैट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट नहीं करवाएगा, तो फिर क्या करेगा सर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जस्ट डिक्रीज। ठीक है, बट इट स्पीड अप द रिएक्शन, ये रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड अप करवाएगा। तो जनरली फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में कैटालिस्ट का रोल क्या होगा, तो कैटालिस्ट के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे डजंट अफेक्ट द रिलेटिव रेट ऑफ द रिएक्शन, कांट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बट इट स्पीड अप द रिएक्शन। और दूसरा पॉइंट अगर कोई पूछे कि सर बैकवर्ड रिएक्शन में उसका क्या ख्याल होगा, मतलब व्हेन वी यूज कैटालिस्ट एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द रोल इन बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे डज नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्चुअली कैटालिस्ट नेवर शिफ्टेड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मींस द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज जस्ट सेम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन वी यूज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट अगर यूज करते हैं व्हेन वी अल्कीन इज ट्रीटेड विद H2SO4 अंडरगोज हाइड्रेशन गेट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल, अल्कीन का हाइड्रेशन होने के बाद अल्कोहल मिलेगा, मतलब अगर हम लोग कैटालिस्ट लेने पहले अल्कीन H2SO4 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, बट व्हेन वी यूज कैटालिस्ट इन दैट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस, दे मे चेंज द प्रोडक्ट, इज नॉट पॉसिबल। इक्विलिब्रियम इज नेवर गेट शिफ्टेड बाय कैटालिस्ट, कैटालिस्ट डज नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट फेवर बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन जनरली आप बोलोगे सर दे मे जस्ट मेंटेन इन अ प्रॉपर वे, और उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे इट कॉजेज द रिएक्शन सिस्टम रीचेस टू द इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट टाइम, इतना वो सोचेगा कि आपकी रिएक्शन एक शॉर्ट टाइम में एक इक्विलिब्रियम तक जाके पहुंचेगी, ना तो इक्विलिब्रियम को बदल देगा, मतलब प्रोडक्ट एज सच नॉट चेंजेस। तो ये थे फॉरवर्ड रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन के टर्म्स को आप जरूर देखें। उसके बाद कैटालिस्ट इज व्हाट, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट इज ऑन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, विच इज सेड टू बी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट, मतलब जस्ट टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। जनरली दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव टू सप्लाई इज कॉल्ड एज activation energy, that is when we supply such amount of energy then that reactant attain the threshold point, reactant attain क्या करेगा, threshold point attain करेगा, which attain the threshold point and may start the chemical reaction। ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग कोलिजन थ्योरी में फिर एक बार वर्कआउट करेंगे। तो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब आप बोलोगे सर एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड पॉइंट, उसके बाद आगे बहुत सारे टर्म्स है, उसको आप बहुत जरूर पढ़ के आए। बाकी ये टर्म्स हम लोगों ने जो पढ़े, इस टर्म्स को हम लोग याद करें, रिकॉल करें, उसके न्यूमेरिकल्स को आप देखें, और कोई डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको वर्कआउट करेंगे। कोई टर्म्स अगर आपके डाउटफुल लगे तो मुझे ज़रूर बताएं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं।